कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। उपचुनाव से पहले कांग्रेस भाजपा के दांव, जीत के लिए मान मनोबल का दौर। बीजेपी ने छेड़ी रूठों को मनाने की मुहिम। नाराज नेताओं को मनाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती। डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी, कांग्रेस का एक्शन क्या? जी हां, विधानसभा उपचुनाव की आहट तेज हो गई है। प्रदेश के सियासी समीकरण कहां और कैसे बैठेंगे, इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में बैठकों का दौर तेज है। भाजपा जहां पार्टी के अंदर उठ रहे अंतर्कलह को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस जिसके पास खोने को कुछ नहीं, जीत के लिए जोर आजमाइश करती नजर आ रही है। लेकिन इससे इतर भाजपा, जो मेल मुलाकातों को सामान्य भले बता रही हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत, जिसकी उठापटक पर पूरे देश की नजर है, जहां कोरोना संकट के बीच प्रदेश में सत्ता का तख्ता पलट गया, वहीं अब होने वाले 24 उपचुनावों को लेकर सियासी दलों में बेचैनी है। और यही वजह है कि डैमेज कंट्रोल कर भाजपा हर सूरत में सत्ता पर काबिज रहना चाहती है। वहीं चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने चिंता कैंडिडेट की है। हालांकि कुछ पुराने चेहरों ने घर वापसी की है। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ और पिछले 40-50 साल से राजनीति कर रहा हूँ, तो ये स्वाभाविक है कि जो इतने दिनों तक राजनीतिक क्षेत्र में रहेगा, राजनीतिक कार्य करेगा, तो उसके दिलो दिमाग में रहता है कि वो भी कुछ न कुछ राजनीतिक गतिविधि में जुड़ा रहे, कुछ काम करे, अपना योगदान दे। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मान सम्मान प्यार दिया, लेकिन मेरा उपयोग नहीं किया, और मुझे लग रहा कि मैं शायद यहाँ कुछ दे सकता हूँ, कांग्रेस पार्टी मुझसे कुछ ले सकती है, मेरी उपयोगिता होगी, ऐसा मैं समझ करके आज कांग्रेस में आया हूँ। कांग्रेस पार्टी जो मुझे काम देगी वो काम मैं करूँगा। एक तरफ पीड़ा जाहिर की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने इस पर समीक्षा की बात कही। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ कार्यकर्ता तैयार होते हैं, कार्यकर्ता यहाँ बनते हैं और उसके आधार पर नेता डेवलप होते हैं। उन्होंने कहा ना कि सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी हर किसी को सम्मान देती है, और जो भी हमारे परिवार में कभी आता है, सम्मिलित होता है, तो भारतीय जनता पार्टी का परिवार का भंग होता है। समीक्षा, चिंतन, मंथन, हर पहलू पर गौर होगा। जिसका पल्ला मजबूत वो सिरमौर होगा, और ये फैसला जनता करेगी। अब भले ही इसके पहले जीत का दम दोनों दलों की ओर से हो, लेकिन किलेबंदी और घेराबंदी के इस दांव में किसका पासा कहां फिट हो पाता है, वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। IND एजेंडा, बीजेपी की किलेबंदी, कांग्रेस की घेराबंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या उपचुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी कर रही है डैमेज कंट्रोल? अगर नहीं तो कांग्रेस ने क्यों खड़े किए मुलाकातों पर सवाल? क्या कांग्रेस हो पाएगी नेताओं की घेराबंदी में सफल? क्या भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हो पाएगा रणनीति में कामयाब? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिहाज से कोई रणनीतिक कदम उठाती है, तो कांग्रेस ये कहने में गुरेज नहीं करती है कि ये राजनीति का समय नहीं है और इस टाइम हमें पूरा ध्यान कोरोना की लड़ाई पर केंद्रित करना चाहिए। लेकिन जैसे ही कांग्रेस को कोई मौका मिलता है, तो वो भी अपना राजनीतिक दांव खेलने में कहीं गुरेज नहीं करती, वो भी नहीं चूकती, और फिर वो जो नसीहत देती है कि इस समय राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति का एक ककहरा वो पढ़ लेती है और उसके यहाँ से गए हुए कांग्रेस के बड़े नेता जो
ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के खास माने जाते हैं। ग्वालियर में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करते हैं। बालेंद्र शुक्ल की पुनः कांग्रेस में वापसी हो जाती है। कमल से वो कमलनाथ के खेमे में आ जाते हैं और यहाँ फिर कोरोना गौड़ हो जाता है, राजनीति प्रमुख हो जाती है। लेकिन राजनीति ही प्रमुख है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे ये दोनों तरफ ही हैं और जो इधर जा रहे हैं वो या तो तेरे या तो मेरे वाली स्थिति में हैं। लेकिन बिसातें बिछ चुकी हैं, चालें भी चलना शुरू हो गई हैं। बस राजनीति का जो रंग है वो अपने परवान नहीं चढ़ा है। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो जैसे ही राज्यसभा के चुनाव हो जाएंगे उसके बाद इसमें और रफ्तार आएगी। तो ये जो किलेबंदी और घेराबंदी के बीच में आज मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया दृश्य भी देखा, जिस प्रकार से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और कभी उनका संकट मोचन कहे जाने वाले नरोत्तम मिश्रा जी के बीच आपस में अनबन या एक तनातनी की या अंदरूनी कलह की जो बात आती थी, वो बात आज चाय की चुस्कियों के साथ खत्म होती दिखी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजनीतिक पर्यावरण को सुधारते हुए नरोत्तम मिश्रा जी के घर गए और उनके यहाँ चाय पी और कहा कि उनके यहाँ ये चाय पार्टी ड्यू थी, लेकिन ये क्यों थी ये सवाल अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है। तो बीजेपी किलाबंदी कर रही है, कांग्रेस घेराबंदी कर रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं रवि शुक्ला जी, प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस के, धैर्यवर्धन शर्मा जी मीडिया पैनलिस्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के, मनोज सैनी जी हमारे चैनल के प्रबंध संपादक भी इस चर्चा में हमारे साथ अपने एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ जुड़ेंगे। आप समस्त महानुभावों का स्वागत है। सीधा सवाल कर लेता हूं शुक्ला जी से। रवि जी, जिस प्रकार से कांग्रेस में बालेंद्र शुक्ला जी की वापसी हुई है, वो सबसे अच्छी बात कि राजनीति में जिस प्रकार से मर्यादाएं तार तार हो रही हैं, भाषाई व्याकरण जमीदोज हो रहा है, वहां उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि मुझे प्यार हुआ, इकरार हुआ, लेकिन प्यार से सिर्फ डर इसलिए लगा कि वहां मेरा उपयोग नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कोसा नहीं। आज की राजनीति में इस प्रकार के उदाहरण बिरले हैं, इसलिए मैंने इस बात को रेखांकित किया ताकि राजनेता जो कल तक अपनी पार्टी जिस भी पार्टी में रहते हैं उसे अपनी माँ बताते हैं, लेकिन दूसरी जगह जाते ही साथ जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो निश्चित रूप से उनके चरित्र और चित्त पर भी सवाल खड़े करती है। तो शुक्ला जी की वापसी हो गई है। निश्चित रूप से सिंधिया जी के गढ़ के व्यक्ति हैं, उनके खास व्यक्ति रहे हैं। तो क्या शुक्ला जी की वापसी सिंधिया जी को कोई नुकसान पहुंचा पाएगी? इस लिहाज से कांग्रेस ने यह किया। आप इस स्टेप को कितना बड़ा स्टेप मानते हैं कांग्रेस के लिए? हालांकि थे तो वो आपके ही व्यक्ति। देखिए पुरोहित साहब, शुक्ला जी की वापसी जो हुई है जी, सर्वप्रथम हम उनकी वापसी के लिए उनका अभिनंदन करते हैं जी। उनकी एक प्रकार से घर वापसी हुई है वो जी। और शुक्ला जी एक संजीदगी वाले नेता हैं और काफी सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के जी। वो माधवराव सिंधिया जी के बाल सखा हैं। यह बिल्कुल तय है कि बालेंद्र शुक्ला जी की वहां पे जो वापसी हुई है जी, उसके बहुत अच्छे संकेत आने वाले दिनों में कांग्रेस के पक्ष में आएंगे जी। खास करके ब्राह्मण समाज के वो एक सर्वमान्य नेता हैं, सहज और सरल नेता हैं जी। और जो महल की राजनीति से जो दुखी थे जी, व्यथित थे, सामंतवादी व्यवस्थाओं से जो दुखी थे, जी। उनमें से एक व्यक्ति थे बालेंद्र शुक्ला जी। जी। क्योंकि उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा जो सम्मान दिया जाना था वो सम्मान उन्हें नहीं मिला, तभी वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गए थे जी। उनके अंतर्मन में कांग्रेस तो रची बसी थी, वो सिंधिया जी के कारण कांग्रेस को छोड़ के गए थे, ना कि वो अंदर अपने स्वयं के मन से या अंतर्मन से कांग्रेस को छोड़ के गए थे। वो सामंतवादी ताकतों के विरोध में गए थे। और मेरा ये कहना बड़ा स्पष्ट है कि उनके आने से एक अनुभवी व्यक्तित्व, एक अनुभवी राजनेता और एक समझदार लोक नेता की वापसी हुई है। हम सब उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और उन्होंने अपनी संजीदगी का परिचय भी जो बोला उन्होंने उससे दिया उन्होंने, पर उन्होंने एक बात इंगित कर दी
कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें स्नेह दिया, प्यार दिया, वो तो ठीक है, साधुवाद है उनको, अच्छे शब्दों का राजनीति में अच्छे मानसिकता वाले और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा करने वाले राजनेताओं का सदैव सम्मान होना चाहिए। पर उन्होंने बोला कि उन्हें अलग थलग तो किया गया। इतने सीनियर नेता को यदि अलग थलग किया गया और कांग्रेस की रीति नीति उनके हृदय में थी, कमलनाथ जी के नेतृत्व ने उन्हें वापस अपनत्व की ओर जोड़ा है, अपनेपन की ओर जोड़ा है, मात्र संस्था की ओर उन्हें आने के लिए अंतर्मन से प्रेरित किया है। उनका स्वागत और अभिनंदन। धैर्यवर्धन जी, महल की जिस राजनीति से आप लोग दुखी थे, खासकर अगर ग्वालियर अंचल की बात करें, हालांकि महल ने हमेशा 2 दरवाजे रखे और हमेशा एक खिड़की खुली रही जो सत्ता की ओर खुलती थी। महल का एक धड़ा, चाहे माननीय राजमाता की बात हो, यशोधरा राजे सिंधिया जी की बात हो, या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की मामी साहिबा माया सिंह जी की बात हो, ध्यानेंद्र सिंह जी की बात हो, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से बहुत अच्छे से जुड़े रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया और दूसरी तरफ हाथ का साथ भी नहीं छोड़ा। पहली बार हुआ है, पहली बार ना कहें, लेकिन अगर अभी के परिदृश्य में देखें तो पहली बार हुआ है कि कट ऑफ है कांग्रेस की तरफ से। पूरे का पूरा सिंधिया जो परिवार है वो आपकी तरफ आकर खड़ा हो गया है और अब जो आपके लोग हैं जो सिंधिया जी की आलोचना करने पर ही जिनकी राजनीतिक रोटियां चलती थीं, अब कैसे करेंगे, अब क्या बुराई करेंगे? क्योंकि महल, सामंतवाद, यही आपके मुद्दे होते थे, अब आपके पास आ गए हैं तो कैसे उसको मैनेज करेंगे, कैसे घेराबंदी करेंगे? बालेंद्र शुक्ल जी चले गए हैं आपके पास। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। समय समय पर जो बातें खराब लगती हैं उस समय नेता उनकी आलोचना करते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो उसका पेटेंट करा करके बैठे हैं कि उसी बात पर कायम रहेंगे। देश काल परिस्थिति के अनुरूप बहुत सारी बातें होती हैं जिनकी प्रशंसा करना होती है, जिनकी आलोचना करनी होती है। तो आज इस समय सीधी सी बात है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है, जो उनका अपना विचार है, उसको लेकर के लोग अपने बयानों पर केंद्रित होते हैं। जहां तक सिंधिया परिवार की बात है, सिंधिया परिवार में हमेशा से कहा जाता था कि राजमाता साहब का जीवन बड़ा तपस्वी था, त्याग से भरपूर था। श्रीमती गांधी ने उनको जेल में रखा, पागल महिलाओं के साथ रखा, सुअरों के बाड़े में रखा, इस प्रकार की तमाम प्रकार की यात्राएं दी। इसके बावजूद भी उन्होंने जनसंघ का पोषण किया और भारतीय जनता पार्टी का आजीवन साथ दिया। पर उनके पुत्र कांग्रेस में चले गए और एक बार तो उन्होंने भावुक होकर कहा भी था कि एक बेटा गया तो क्या हुआ, लाखों बेटे मेरे साथ हैं। पर तमाम लोगों की मंशा थी कि पूरे के पूरे परिवार को भारतीय जनता पार्टी में रहना चाहिए। और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता का लगभग एक जैसा कथन आपको सुनने में आया होगा कि दादी की विचारधारा में यदि वो आ गए हैं, दादी के परिवार में यदि वो आ गए हैं तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, इससे ज्यादा स्वागत योग्य कोई बात हो नहीं सकती। और उनके लिए भी ये अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए भी अच्छा है। जी, राजनीति में तो हर ख्याल जो है दिल को बहलाने के लिए अच्छा है। वैसे तो गालिब का दिल बहलाने के लिए कोई भी ख्याल अच्छा होता है, लेकिन राजनीति में अपने हिसाब से जो भी आप कह लो वो उनकी परिभाषाएं कोई स्थापित नहीं है। कल तक वही सिंधिया जी जो कांग्रेस के सिरमौर हुआ करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए वो आंख का तारा हैं। ये अपने आप में राजनीति के व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। तो किलेबंदी और घेराबंदी में आपको क्या लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की नाक के नीचे से ही मान लीजिए कि बालेंद्र शुक्ला जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी में गए और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आ गए तो बालेंद्र शुक्ला जी फिर से कांग्रेस में चले गए। तो ये तो बालेंद्र शुक्ला जी का था, लेकिन कांग्रेस में क्या ऐसे और लोग भी जा सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ
ये कहें कि सिंधिया जी के आने से उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर प्रभावित हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं, अभी तो एक कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता की घर वापसी हुई है, लेकिन किसी दूसरे के घर से अपने घर में किसी व्यक्ति को लाना, अभी ये कांग्रेस के लिए दूर की कौड़ी है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस के लिए दूर की कौड़ी है, लेकिन जैसे ही बालेंदु शुक्ल की आज वापसी हुई है तो वो 22 लोग जो कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे हैं, उनकी धड़कनें जरूर थोड़ी थोड़ी बढ़ रही होगी, क्योंकि ये पहला नाम नहीं है। 4-6 दिन पहले प्रेमचंद गुड्डू भी लौटे हैं और वो भी कांग्रेस के थे, भारतीय जनता पार्टी में आए, वापस लौट गए। राकेश सिंह चौधरी, राकेश सिंह भी वही थे जो भारतीय जनता पार्टी में रहे और कांग्रेस की वापसी की बाट जो है। लेकिन ओवरऑल हम देखें घेराबंदी और किलेबंदी के बीच, तो अब उपचुनाव सामने है। और आपको याद होगा कि पिछली दफा जब 2018 के चुनाव में सवर्णों का मुद्दा सामने आया था, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, ऐसा कहा जाता है। और ये वही क्षेत्र है जहां आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है और उपचुनाव से पहले निश्चित रूप से एक किलेबंदी है कांग्रेस की। बालेंदु शुक्ल के आने से या हम प्रेमचंद गुड्डू के आने से कहें तो कांग्रेस को लोग एक अलग नज़र से जरूर देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये तैयारी भी है कांग्रेस की कि आप यदि इतने शालीनता से, इतनी सहजता से ले रहे हैं कि हम उपचुनाव में हमारी कोई बखत नहीं होगी या 22 लोग चले गए, तो उन लोग के लिए मैसेज है। लेकिन वो आज ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा है क्या जो आते हैं भारतीय जनता पार्टी में और वापसी कर जाते कांग्रेस में। तो ये एक बड़ा सवाल है। पर इस बीच आज बहुत सारा राजनीतिक घटनाक्रम मध्य प्रदेश में देखने को मिला, किलेबंदी, घेराबंदी, सब कुछ। शिवराज जी का नरोत्तम मिश्रा जी से मिलना, वो भी ये इशारा कर रहा। रात को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है जिसमें तमाम सारे बड़े नेताओं की बात होती है और चर्चा निश्चित रूप से विस्तार पर हुई होगी, चर्चा निश्चित रूप से उपचुनाव पर हुई होगी, चर्चा राज्यसभा पर भी हुई होगी। लेकिन उसके बीच जब सुबह निकलती है तो नरोत्तम मिश्रा से मिलने मुख्यमंत्री पहुंच जाते। तो ये बता रहा है कि अब उपचुनाव की घंटी बज चुकी है, दोनों ही दल अपने अपने तरीके से घेराबंदी और किलेबंदी में लगे। जी, निश्चित रूप से हम चर्चा में लगातार बने रहेंगे, लेकिन एक व्यवसायिक अंतराल के लिए हम यहाँ रुकेंगे और उसके बाद तुरंत हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। नमस्कार, चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है और अब सीधा रुख करेंगे हम अपने मेहमानों के तरफ। रवि शुक्ला जी मौजूद हैं। रवि जी, एक अच्छी बात कांग्रेस के लिए ये हुई है कि एक मैसेज देने में कांग्रेस सफल हुई है कि भले ही हमारे यहाँ से चले जाओ, लेकिन एक दिन आपको गाना पड़ेगा कि आप लौट चलें। कांग्रेस की राहें वापस से पकड़नी पड़ती हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग गए उन्हें चाहे प्यार मिला हो, सम्मान मिला हो, ना मिला हो, राकेश चौधरी जी तो बहुत क्षुब्ध हैं। उनसे अगर भारतीय जनता पार्टी का अनुभव साझा कर लें तो धैर्यवर्धन जी के माथे पर चिंता की लकीरें और बढ़ जाएंगी। तो ये मैसेज तो जाएगा, ये जो 22 गए हैं, कि कहीं यही कहानी हमें ना दोहराना पड़े, कहीं हमें भी वापस कांग्रेस की राह पर ना आना पड़े। और चूंकि अभी तक जो मंत्री थे वो मंत्री नहीं हैं और जो विधायक थे वो अब प्रत्याशी होंगे नहीं होंगे, इस पर भी संशय है। तो स्पष्ट था सब राजनीतिक परिदृश्य, बहुत कुछ छोड़ा है
लेकिन जिसके लिए छोड़ा था क्या वो हुआ है? अगर नहीं हुआ होगा तो उनके मन में अंतर्द्वंद चल रहा होगा। तो एक मैसेज तो देने में कामयाब हुए हैं। तो क्या रवि जी ये एक कूटनीतिक बात है कि पहुंचा दिया जाए कि अंततः आपको आना पड़ेगा, भले ही इस टाइम पर आपके आधे बाल सफेद हैं आधे काले, लेकिन जब आओगे हो सकता है पूरे सफेद हो जाएं और राजनीतिक जीवन में बहुत सारा नुकसान आपको उठाना पड़े? देखिए पुरोहित जी, एक मुहावरा है कि पब्लिक है सब जानती है जी। जिस तरीके से सिंधिया जी ने अपनी मातृ संस्था, अपनी मां और अपनी मूल संस्था के साथ धोखा देकर अपने आर्थिक हितों, अपने व्यक्तिगत हितों और अपनी एक ऐसी महत्वाकांक्षा की पूर्णता के लिए उन्होंने संसदीय क्षेत्र की जनता, मध्य प्रदेश की जनता और उन समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया जो सदैव उनके साथ खड़े रहे। पहला विषय। दूसरा विषय यह है कि मैंने आपसे फिर उस मुहावरे को बोलूंगा कि पब्लिक है सब जानती है। जनता, आवाम जो है वो पूरी जान चुकी है, समझ चुकी है कि किसने किसके साथ धोखा किया है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी हैं, उन्होंने सिंधिया जी की इतनी धोखाधड़ी के बाद भी, मैं खुले शब्दों में बोलता हूं, ये धोखाधड़ी है। राजनीतिक जीवन में विश्वसनीयता और मातृ संस्था के प्रति यदि हम अविश्वसनीय कोई कदम उठाते हैं तो मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि उन्होंने धोखाधड़ी करी है। सिंधिया जी ने धोखाधड़ी करी है जी। उन्हें क्या नहीं मिला? पूछ ले। सिंधिया जी को कांग्रेस पार्टी की ओर से सांसद बनाया, मंत्री बनाया, एआईसीसी में उन्हें महासचिव बनाया, क्या नहीं मिला उन्हें? पूछ लेता हूँ। मेरा कहना है कि कमलनाथ जी ने या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सिंधिया जी के प्रति एक ऐसे कोई भी, खासकर विशेषकर कमलनाथ जी ने आज दिनांक तक कोई भी ऐसे असंसदीय शब्दों का उपयोग नहीं किया, क्योंकि कमलनाथ जी और कांग्रेस की जो विचारधारा है वो आवाम को साथ में लेके चलने की है, लोगों के दिल में जगह बनाने की है। दलित समाज हो या फिर पिछड़ा समाज हो या सामान्य वर्ग के लोग, कर्मचारी हो, शिक्षक हो, छात्र हो, पूछ लेता हूं सर, पूछ लेता हूं रवि सर, पूछ लेता हूं धैर्यवर्धन जी, कहीं पूछ लेता हूं धैर्यवर्धन जी, कहीं जो 22 लोग आए हैं, चूंकि वो आपकी रीति नीति, चाल चरित्र, चेहरे, पंचनिष्ठाएं और तमाम जो आपके भारी भरकम शब्द हैं उनसे थोड़ा बहुत ही वाकिफ होंगे, उनके अंदर की जो तत्व हैं, उनके तथ्य हैं, वो उनके अंदर अभी समाहित नहीं हुए हैं। कहीं उनका धैर्य जवाब ना दे जाए तो जो भी आवर्धन आपने किया है भारतीय जनता पार्टी में वो कहीं नुकसानदेह साबित ना हो जाए। देखिए, हमारे तो पत्थर में भी प्राण फूंकने की परंपरा रही है। पत्थर की प्रतिमा का भी बकायदा उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो ये जो लोग आए हैं ये भारतीय जनता पार्टी के रंग ढंग में रंगेंगे, धीरे धीरे सही, पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के विचारों के नजदीक आएंगे। और अभी सिंधिया जी को लेकर के तमाम सारी बातें जो हमारे मित्र कह रहे हैं, ये इनकी पीड़ा है, इनका कष्ट है। चूंकि सरकार गंवा बैठे, इनको कल्पना नहीं थी कि मामला इतना बड़ा हो जाएगा कि सिंधिया जी दो टूक आर पार की लड़ाई लड़ लेंगे। तो अब इनके पास कोसने के अलावा कुछ बचा नहीं है, इसलिए कांग्रेस के सारे नेता कटु भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जी। बाकी अरे रवि जी ने अब क्या करें, शादी विवाह में रवि जी ने तो ऐसी कोई कटु भाषा का प्रयोग नहीं किया भाई। अब क्या चाशनी में जीभ डाल के थोड़ी बोलेंगे, इससे ज्यादा सहज और सभ्य और शालीन भाषा क्या होती है? कटु कहाँ है? आपको ही लग रही है भाई? क्या होता है कि हर वो बात जो चुभती है वो तीखी लगती है, वैसे सत्य कटु होता है धैर्यवर्धन जी। फिर भी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूं। नवीन जी नहीं, मैं अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सत्य से आपका थोड़ा और साक्षात्कार कराता हूं, मनोज जी बताएंगे। मनोज जी, दोनों विषयों में बात तो ये है कि वो उनकी रीति नीति विचारों से जब होंगे प्रभावित तब होंगे। वर्तमान में तो वो किसी न किसी उस पर आए थे, विषय पर आए थे, नहीं तो घोषणा कर देते कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी से हमें प्रेम हो गया है, हम बच गई है, हम तो एक कार्यकर्ता की तरह कार्य करेंगे। सब इंतजार में है कब उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, सब इंतजार में कब उन्हें टिकट के लिए उनकी घोषणा की जाएगी। और अगर ये इंतजार थोड़ा ज्यादा हो गया और इधर उधर हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। देखिए, वो दिखाई देने लगा। गौरी शंकर शेजवार का आज ये बयान आना, उन्होंने नसीहत दे दी अपने ही नेता को,
और ये कह दिया कि यदि आप आए हैं भारतीय जनता पार्टी में तो कार्यकर्ताओं की आपको कदर करना होगा, तो आपको चुनावी टिकट भी मिलेगा और मंत्री भी बनेंगे। मंत्रिमंडल के विस्तार में क्यों देरी हो रही है ये धैर्यवर्धन जी भी समझ रहे होंगे, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, वो कुछ कह नहीं सकते, हम भी समझ रहे हैं। तो ओवरऑल यदि हम देखें दोनों ही, चाहे रवि शुक्ला जी की बात को सुने या धैर्यवर्धन जी की बात को सुने, तो उनका धैर्य भी टूट रहा है। जो 22 लोग आ गए हैं वो लगातार इस इंतजार में है कि आखिर कब मंत्री बनेंगे। एक तो चुनाव लड़ना, अभी तुलसी सिलावट से बात हो रही थी तो वो उन्होंने कहा कि 35 करोड़ का आरोप हमारे ऊपर क्यों लगा रहे हैं, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, हम अपनी पार्टी छोड़कर आए, जिस नई पार्टी को हमने ज्वाइन किया, हमने विधायक पद और छोड़ दो, 5 साल के लिए प्रतिज्ञा ले लो कि कोई पद नहीं ले लेंगे तो मान लेंगे, छोड़ दिया पर और नहीं चोला ले चढ़ाएंगे, नहीं ले अपने पाएंगे, आराम से। वही मैं कह रहा हूँ, वही पर वो नहीं ले पाएंगे और ये सब चलता रहता है। लेकिन सियासत तेजी से बदली है और इस बदली हुई सियासत में उपचुनाव पर सभी की नजर। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं कल को क्या होगा मेरा और तुम्हारा, और सूरज कहीं निकल ना जाए अंधा और आवारा। तो जिस प्रकार से वो देदीप्यमान होकर चमक रहे थे, दमक रहे थे, यहाँ एक अदद आकाश मंडल की उन्हें तलाश है, इंतजार है। तो घेराबंदी और किलेबंदी के बीच में छोटे छोटे मोहरे भी इस्तेमाल किए जाएंगे, छोटी से छोटी बात पर ध्यान दिया जाएगा और पार्टियां उनका फायदा उठाने से नहीं चूकेंगी। आज बालेंद्र शुक्ल को घर वापसी कराकर कांग्रेस ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जा तो रहे हो लेकिन तुम्हें वापस आना पड़ेगा। आई इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए आई न्यूज़ 24 के साथ और देखते रहिए आई न्यूज़ 24। नमस्कार।